हेलो फ्रेंड, दिस इज अर्पणा सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की यानी कि जो सीडीपी है आपका, ठीक है, इसके हम 30 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित होंगे, ठीक है। और ये आपका फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस होंगे ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और हमारा फ्रेंड्स टारगेट भी होगा कि हम लोग अपना 30 में आउट ऑफ 30 सही कर पाएं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करके बुला लीजिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को आपके यानी कि जिसके माध्यम से आपके साथ जुड़े होंगे वो व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, ठीक है, उन सभी लोगों को लिंक आप जो है कि शेयर करिए और सबको हेल्प मिल सके इसलिए आप उनकी मदद करिए, ठीक है। और सभी लोग फ्रेंड्स एक सीट अपनी पक्की करिए, सीटेट क्वालिफाई करके वैकेंसी आने वाली है जो, ठीक है, उसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। सॉरी, जो शिक्षार्थी होते हैं फ्रेंड्स उनमें बहुत ही विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किसके या फिर किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पहले ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा ऑप्शन है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षार्थी होते हैं, ठीक है, वो यानी कि अलग अलग तरीके के होते हैं। सभी विद्यार्थी जो होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं बल्कि वो विभिन्न होते हैं, विभिन्नताएं उनमें पाई जाती हैं शिक्षार्थियों में, ठीक है। तो ये जो शिक्षक है, ठीक है, इनको संवेदनशील होने की आवश्यकता है किसके लिए, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं पर, सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताओं के लिए या फिर भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधताओं पर आधारित भिन्नताओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो जो शिक्षक हैं उनको संवेदनशील होने की आवश्यकता है, तो इन दोनों ऑप्शन जो दिए हैं कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तर पर आधारित भिन्नताएं और जो भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की जो विविधता है इन पर आधारित जो विभिन्नताएं हैं, इन दोनों पर ही संवेदनशील होने की एक शिक्षक को आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, ठीक है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तीसरा है सकल आकलन को बढ़ावा देता है और चौथा है आकलन को सीमित कर देता है। तो देखिए फ्रेंड, जब बात आती है आपकी केवल कागज पेंसिल से जांचों द्वारा जो आपका आकलन किया जाता है वो आपके आकलन को सीमित कर देता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है। एक ऑप्शन आपका नीचे है, बाद में उसको देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, यानी कि जो सुन नहीं सकता है, ठीक है, बहरा है, वो बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि यानी कि माध्यमिक विद्यालय जो 6 to 8 के विद्यालय होते हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय या फिर जिसे हम लोग माध्यमिक विद्यालय कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो शिक्षिका है उसके पास एक बधिर बच्चा है, ठीक है, उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पहला ऑप्शन है उसके प्रति 1 मिनट उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। तो देखिए ये गलत होगा, जब बच्चा बार बार कर नहीं पा रहा है तो आपका जो संकेत करना है फ्रेंड्स वो आपका व्यर्थ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। दूसरा है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए जो आपकी समावेशी शिक्षा कहती है, ठीक है, वो कहती है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके एक ही क्लासरूम में आप शिक्षा दीजिए, सबको एक साथ, एक समान, एक बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएंगे तो ये आपका यहाँ पर निगेटिव होगा, ठीक है।
तीसरा ऑप्शन है कि विद्यालय सलाहकार के आग्रह करें, ठीक है, सॉरी, विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। जब विद्यालय के हटाने के लिए ही आप बोल देंगे फ्रेंड्स बच्चे को, तो आपकी जो सिस्टम व्यवस्था है, ठीक है, वो आपकी अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन आपका जो है वो गलत होगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका है, ठीक है, कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड। जब आपकी क्लास में एक बधिर बच्चा है जो कि सुन नहीं सकता है, तो उसको ऐसे स्थान पर बैठाइए जहां पर जो शिक्षिका है वो बोल रही है, तो वो उसके होठ को और उसका जो हाव भाव है, ठीक है, उसको आसानी से देख सके और समझ सके। तो इस ऐसे जगह पे बच्चे को बैठाना चाहिए जो कि बच्चा बधिर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग ही हैं फ्रेंड्स, सीटेट के पेपर 2 के, ठीक है। पेपर 1 के थोड़े से शॉर्ट होते हैं, बट पेपर 2 के आपके और लॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये जब आपकी बात आती है उच्च माध्यमिक शिक्षा की, आप 6 to 8 के टीचर बनने जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जो समझ है, जो नॉलेज है, वो आपको और ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो IQ लेवल है वो आपका चेक कर सके इस एग्जाम के माध्यम से, ठीक है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, यानी कि कैसे कर सकता है। ऑप्शन है आपका, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें, ये तो बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो अन्य बच्चे हैं उनको वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ के प्रति सहानुभूति व्यवहार करके आप उन्हें जो बच्चों की आवश्यकता है उसको प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो ये भी आपका गलत होगा यहाँ पर, ठीक है। तीसरा है कि कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। और चौथा है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके। देखिए उपेक्षा करना फ्रेंड्स निगेटिव होता है, ठीक है, उपेक्षा यानी कि निंदा करना, ठीक है, उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो ये आपका निगेटिव होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो सबसे आपका पॉजिटिव आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा कि जो कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। यानी कि जो कक्षा के आपके जो प्रत्येक यानी कि पूरे जो बच्चे हैं प्रत्येक, ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार आप अपने शिक्षण कौशल को अपनाइए कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से आप अपने कौशल को भी अपना करके उन्हें आप जो उनकी आवश्यकता है, ठीक है, प्रभावपूर्ण तरीके से वो आप पूरा कर सकते हैं वंचित वर्ग के बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन है आपका कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ठीक है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, पहला है कुछ भी नहीं सीख सकते, दूसरा है अधिगम में कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, थर्ड ऑप्शन है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, और चौथा है कि बहुत बुद्धिमान व परिपक्व होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपकी बात आती है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, तो वो फ्रेंड्स अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ठीक है। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो बच्चे की योग्यता एवं उपलब्धि होती है उसमें एक स्पष्ट अंतर होता है जो कि स्नायु जनित होता है, ठीक है, और यह बच्चे में आजीवन उपस्थित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि जो शिक्षक है वो बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यानी कि किसके लिए, पहला ऑप्शन है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स उनके जो कंठस्थ करण होता है यानी कि रट्टाफिकेशन याद करना, ठीक है, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, यानी कि जो उन्हें प्रश्न याद है उसी प्रश्न को पूछ करके जब आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो वो बच्चे से सृजनात्मक विचार प्रोत्साहित नहीं होगा वहां पर, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप सृजनात्मक विचारों की बात करते हैं यानी कि बच्चा जब खुद से क्रिएटिविटी करता है, खुद से रचना करता है, ठीक है, बहुविकल्पी आंसर में प्रश्न में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और उसी में से एक छांट करके आपको ट्रिक करना है। तो यहाँ पर ये सृजनात्मक विचार नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट आपका चौथा है कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने
सोचने के लिए कहकर, जो कि बिल्कुल सही होगा फ्रेंड। जब आप सृजनात्मक विचारों की बात करते हैं, यानी कि जब बच्चा है वो खुद से कोई कार्य करता है, तो उसके सामने यदि आप कोई समस्या रखते हैं, ठीक है, और उस समाधान के लिए विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए जब कहेंगे, तब जो बच्चा होगा वो सृजनात्मक विकास के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका 4 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनसे व्यवहार करने के लिए जो आपके निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण हैं, ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। जो निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण है फ्रेंड्स, उसमें से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर, उन्हें पृथक करके उनकी उन्हें पृथक करके उनकी उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। देखिए अलग करना और केवल, ये दोनों ही आपका निगेटिव होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपसे पूछा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में, ठीक है, तो ध्यान देना है। और तीसरा है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। और चौथा है, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा आपका, ठीक है, ये सब आपका निगेटिव है। जो सबसे पॉजिटिव फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बन करके आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए जहां पर समावेशी शिक्षा की बात कही जाती है वो आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। दूसरा है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। थर्ड ऑप्शन है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता यानी कि पात्र होता है। चौथा ऑप्शन है कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल प्रयास से सम्मिलित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सबसे करेक्ट यही होगा कि वे विधियां जहां पर जो अधिगम में अधिगम करता है, यानी कि सीखने में जो सीखने वाला यानी कि जो सीखने वाला है, ठीक है, उसकी अपनी पहल प्रयास से सम्मिलित होती है, यानी कि जो उनकी खुद की जो प्रयास होती है वो सम्मिलित होती है। यानी कि जब आप बात करते हैं फ्रेंड्स अधिगमकर्ता केंद्रित, ठीक है, तो ये आपका बाल केंद्रित विधि से आशय पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 वही बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। अनुबंधन, रट कर याद करना, अनुकरण, या फिर चौथा है अर्थ निर्माण। तो देखिए फ्रेंड, जो सीखने के लिए एक सबसे प्रमुख होगा वो आपका हो जाएगा अर्थ निर्माण, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रट कर याद करना है, अनुबंधन है, अनुकरण है, ये सब सीखने के अवैज्ञानिक तरीके होते हैं, ठीक है। और ये जो वैज्ञानिक तरीका है ये आपका अर्थ निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं अपना क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम, ठीक है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत होगा कि जो शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और जो विद्यार्थी होते हैं वो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है। दूसरा है उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। और चौथा है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका है। तो बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स, हमने आपसे बताया भी है पहले भी कि जहां पर आपका सक्रिय बात आती है, ठीक है, सक्रिय यानी कि जो बच्चा है वो एक्टिव होकर के कार्य करता है, वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नीचे दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन पहले देखेंगे उसके बाद फिर ऑप्शन की ओर चलेंगे।
देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। यानी कि कौन सा आधारभूत सहाय यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना चाहिए, ठीक है, जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन देखिए उसमें है कि उसे आधा समाधान यानी कि हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। दूसरा है उसे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। थर्ड ऑप्शन है कि समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। और चौथा है यह उसे बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जब यहाँ पर आपकी बात आती है, क्वेश्चन क्या है, जब आपकी बात आती है देखिए आधारभूत सहायता का जो एक सबसे अच्छा उदाहरण होगा, ठीक है, वो आपका होगा कि उसे बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है। यानी कि बार बार यदि वो प्रयास करेगी तो उसका जो कार्य होगा वो बेहतर होगा, ठीक है, आधारभूत उसे सहायता की जब बात की जाती है, ठीक है। यानी कि उसे यानी कि जो विद्यार्थी है उसे यह बताना चाहिए कि जब बार बार आप प्रयास करेंगे, ठीक है, उसके द्वारा आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से और समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और ये विद्यार्थी के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, ठीक है, आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें, ठीक है, यानी कि उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे या फिर क्या देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। दूसरा है परीक्षण पूरे करने के लिए एक समान समय देंगे। थर्ड ऑप्शन है समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। और चौथा है कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो देखिए फ्रेंड जो नामित करना होता है वो आपका निगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। अब जब एक समान सेट देंगे, ठीक है, तो ये भी आपका यानी कि करेक्ट नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। और जो है कि परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण वहां पे उनको देंगे, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी गलत धारणाएं जो होती हैं उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है, यानी कि इसे और क्या कहा जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। दूसरा है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। चौथा ऑप्शन है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो आजकल के बच्चों की जो गलत धारणाएं हैं उनको जो वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है, तो इसे और क्या कहा जाता है, और ये कहा जा सकता है कि पहचानना कि जो बच्चे हैं वो सोच सकते हैं और उनकी जो सोच है वो प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है फ्रेंड, देखिए जो बच्चे हैं वो भी सोच सकते हैं और जो उनके सोचने की प्रगति गति होती है, ठीक है, वो प्रौढ़ों से यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनसे भिन्न यानी कि उनसे अलग होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या फिर उचित वर्णन करता है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में जो शिक्षक की भूमिका है, ठीक है, वो सर्वोत्तम यानी कि सबसे उचित वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अवसर दिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है,
मैंने बताया है कि अवसर वर्ड जो होता है वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा। देखिए जहां पर प्रतिस्पर्धा शब्द आता है, कंपटीशन, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, ठीक है। तो ये भी आपका गलत होगा फ्रेंड्स कि बहुपरिप्रेक्ष्य की निरुत्साहित करना, यहाँ पर उत्साहित करना चाहिए, ठीक है। और चौथा है कि व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप शिक्षक की बात कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम सबसे उचित वर्णन करता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, बल्कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे जो पॉजिटिव आंसर निकल कर आएगा वो आपका अवसर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार बोला है कि आप जो भी आपके ऑप्शन रहेंगे, एक बार आप पूरे ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, वही ऑप्शन आप लोग टिक करिएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो चर्चाओं के माध्यम से फ्रेंड जो शिक्षार्थी हैं उनको अपने अपने ज्ञान विचार को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, ठीक है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, ठीक है, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। दूसरा ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से प्रेरित हो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। और चौथा है अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। और जो सेकंड है कि केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित होंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट होगा फ्रेंड्स कि जो अधिगम होता है, जो अधिकतम यानी कि सॉरी यहाँ पर अधिकतम नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अधिगम होगा, ठीक है। ये तम गलत होगा, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। टाइपिंग कुछ गलत होगा, ठीक है। देखिए जो अधिगम होता है, ठीक है, ये गलत है। 1 मिनट, अधिगम नहीं, ये अधिगम होगा, यहाँ पर अधिकतम लिखिए, आप लोग समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि ये अधिगम होगा, ठीक है। अधिगम के देखिए फ्रेंड्स तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, ठीक है, यानी कि जब आंतरिक प्रेरणा होगी तभी जो बच्चा होगा वो सीखेगा, ठीक है। और उसमें सीखने की अंतर्निहित जो है कि इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो उसका अधिगम है वो प्रभावी होगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए केवल शब्द पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए मैंने बोला है कि केवल बहुत जगह निगेटिव होता है, लेकिन कभी कभी ये पॉजिटिव में भी बदल जाता है। तो आप लोग जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िए और जो ऑप्शन है उसको भी एक बार ध्यान से पढ़िए और चूज करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है, ठीक है। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। पहला ऑप्शन है सीखना कौशल के संचय के समान है। दूसरा है सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया होती है। जहां पर निष्क्रिय आता है इसको पहले आप लोग कट कर दीजिए, ठीक है। और चौथा है कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। देखिए फ्रेंड जो सीखना होता है वो शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होता है, ठीक है। और जो सीखना है फ्रेंड्स वो कौशल के संचय के समान बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि जो सीखने को हम सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही होगा। जो सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए फ्रेंड जो सीखना है उसको सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ठीक है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चे को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है फ्रेंड जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा है निर्देश, तीसरा है पुरस्कार और चौथा है संवाद। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर संवाद, ठीक है। संवाद है फ्रेंड्स जो आपके यानी कि जो बच्चा है, ठीक है, उनको सीखने की गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण सीखने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है, संवाद के माध्यम से। यानी कि जो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका
कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के बारे में, ठीक है। पहला ऑप्शन है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए जो विकास होता है ये आपके जीवन पर्यंत होता रहता है, न कि किशोरावस्था तक रुक जाता है, ठीक है, या फिर तीव्र गति से होता है। थर्ड ऑप्शन है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर बढ़ता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए जो यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शन राइट निकल कर करेक्ट आ रहा है वो आपका है कि विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य बचपन अवधि है, ठीक है। जो मध्य बचपन अवधि होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, 2 से लेकर 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद और जन्म से 2 वर्ष। तो देखिए जो मध्य बचपन की अवधि होती है फ्रेंड्स वो आपका 6 से लेकर के 11 वर्ष होती है, ठीक है। देखिए ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा मध्य बचपन की अवधि वो 6 से 11 वर्ष की होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स ये वाले काफी लॉन्ग है आपके, ठीक है, ये स्क्रीन पर काफी छोटा आएगा बट कोई बात नहीं, समझना है हम लोगों को, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में, ठीक है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, अब आपको बताना है ये कथन ठीक है कि नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स की ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। देखिए ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक तो भले नहीं है, लेकिन देखिए जो वातावरण है ये किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि जो विकास है उसमें वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो यह हम मान सकते हैं कि जो आपका वातावरण है उसका विकास पर यानी कि बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और चौथा है कि ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स, आपकी भूमिका नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भूमिका होती है। आनुवंशिकता और जो आपका वातावरण है इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है आपके विकास में, ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को आकार देने में। तो ये आपका देखिए ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बहुत से शोध से यह सिद्ध करते हैं कि जो विकास है उसमें वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है विकास और चौथा है सामाजिकरण, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो एक सामाजिकरण है, ठीक है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सामाजिकरण होगा, न कि आपका सीखना, परिपक्वता या फिर विकास, ठीक है। करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। यानी कि पियाजे के अनुसार आपको बताना है फ्रेंड्स, जिन पियाजे से संबंधित देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहला ऑप्शन है भौतिक विश्व के साथ अनुभव, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है पुनर्बनन और चौथा है आपका भाषा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स जो भौतिक विश्व के साथ जो अनुभव होता है, ठीक है, ये आप के विकास को प्रभावित करने में, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी, ठीक है, यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन है आपका कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। फिर से देखिए आपके जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पूर्व संक्रियात्मक काल में यानी कि जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें जो आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, पहला ऑप्शन है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरा ऑप्शन है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, थर्ड ऑप्शन है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन और चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो देखिए जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक काल में है यानी कि वो बच्चा कब है 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था में है फ्रेंड्स, तो वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता उसमें होती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अमूर्त चिंतन फ्रेंड्स आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है, ठीक है। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन वो जो होता है वो भी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। और लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता तो ये आपका इसमें नहीं होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अच्छा 2 ऑप्शन आपके नीचे है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। पहला ऑप्शन है अच्छा लड़का व अच्छा लड़की अभिविन्यास, अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। दूसरा ऑप्शन है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं, ठीक है। और आपका तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। और चौथा है कि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जिसका सबसे सही जोड़ा है, ठीक है, मिलान है, वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, जो कि अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सबसे करेक्ट है, इसका मिलान जो है वो सबसे सटीक और ठीक हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके वाइगोत्स्की से संबंधित पूछे गए हैं, ठीक है। ले वाइगोत्स्की से ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके सीटेट के बेस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, चौथा है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो उनकी व्यक्तिगत वाक की संकल्पना होती है फ्रेंड्स वो स्पष्ट करती है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए फिर से आपसे वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवबोधनात्मक प्रक्रियाओं से, और चौथा है उसके सामाजिक संदर्भ से, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है तो उसके सामाजिक संदर्भ से उसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो आपके ले वाइगोत्स्की साहब है ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी दिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चा है उसको यानी कि सीखने के लिए उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। हमने आपको पहले ही बताया जहाँ पर संदर्भ वर्ड आता है ये आपका पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है। चलिए और राइट ऑप्शन आपका फोर्थ होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष, ठीक है। यानी कि प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अपरिहार्य कक्षा कक्ष में, प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है। और दूसरा है कि सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है प्रगतिशील कक्षा में फ्रेंड्स। थर्ड है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है, और चौथा है कि लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही। देखिए जहाँ पर बोध आता है, समझना आता है बच्चों को, वहीं आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, इसमें ये अपरिहार्य है कि जो कक्षा कक्ष होता है फ्रेंड्स वो लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाए।
जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को, पहला ऑप्शन है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता, तीसरा है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता और चौथा आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, चौथा ऑप्शन है कि शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील। तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले यानी कि जो लिंग्विस्टिक होते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, ठीक है, जो जो लोग भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है, भाषिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति को दर्शाता है, ये तीनों तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा। जो सबसे करेक्ट इसमें ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा कि जो शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे, ये हमारा लास्ट से सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, देखिए जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका भाषा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, सेकंड ऑप्शन है कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, थर्ड ऑप्शन है कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती और चौथा है कि विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो भाषा होती है ये हमारे जो विचार प्रक्रिया है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि देखिए फ्रेंड जो भाषा होती है ये हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। देखिए फ्रेंड जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसके लिए किसी भी समाज द्वारा स्वीकृत यानी कि जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है वह हमारी भाषा कहलाती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और आज के फ्रेंड्स हम लोग अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे यानी कि 30 क्वेश्चन से ये हमारा, ठीक है। क्वेश्चन है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, ठीक है। यानी कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, ठीक है। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में, ठीक है। यानी कि जो शिक्षिका है वो घरेलू काम करने के रूप में, ठीक है, महिला, और जो जबकि जो डॉक्टर एवं पायलट है, ठीक है, उसके रूप में पुरुष है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है या फिर बढ़ सकती है। पहला ऑप्शन है लिंग भूमिका निर्वाह खेल, दूसरा है लिंग स्थिरता, तीसरा है लिंग सशक्तिकरण और चौथा है लिंग रूढ़िबद्धता। तो देखिए फ्रेंड्स इससे जो हमारा यानी कि बढ़ सकता है वो आपका लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड बात की गई है आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक के चित्र में, जो कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में एक महिला और डॉक्टर एवं पायलट के रूप में जो कि पुरुष लिंग जो होते हैं, ठीक है, उनको रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं। इसके अनुसार देखिए फ्रेंड जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, सिर्फ घरेलू कामकाज में सक्षम होती हैं, जबकि जो डॉक्टर एवं पायलट का पेशा होता है वो सिर्फ पुरुष का है, जिसे महिलाएं नहीं अपना सकती, ठीक है। तो ये आपका लिंग रूढ़िबद्धता को यानी कि बढ़ा सकता है, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने अपने टॉप 30 क्वेश्चन सीडीपी के कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स कर दीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों को भी फ्रेंड्स शेयर करिए, ठीक है। आज की क्लास में फ्रेंड्स बस इतना ही सीडीपी के, मिलेंगे अपने अगली क्लास में यानी कि कल, तब तक के लिए धन्यवाद।